सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडमिक स्टडी हब। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज आपका एग्ज़ाम है, राइट? सो मैं वीडियो तो कई दिनों से बनाने की सोच रहा था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाया। बट मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ये सारे के सारे जो हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इग्नू के। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं। इससे अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा, नहीं भी पता, देन फिर भी आप बना करके एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ दिख रहे होंगे, ठीक है। मिल जाएगा आपको ये फ्री पीडीएफ मेरे इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ फ्री में। ओके, तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है सुनने के लिए तो। ओके, अदरवाइज़ मैं हिंदी वाला जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इंग्लिश वाला तो आपको साथ के साथ दिख ही जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले क्या है, मानव के जैविक विकास के मुख्य चरण कौन कौन से थे, ये आपको बताने हैं, राइट? तो इंग्लिश में भी सेम ही चीज़ है, व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, मानव विकास, ऑस्ट्रोथॉलोपिक्स, द्विपाद चलना, दो पैरों पे चलना, ये सारी चीज़ आपको बतानी है, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग की कैसे कौन कौन से प्रजातियाँ आई हैं, ठीक है, होमो सेपियंस तक आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, इतिहास के संदर्भ में मानव विज्ञान शब्द को परिभाषित कीजिए। मानव विज्ञान शब्द क्या चीज़ है, ये आपको बताना है, ठीक है। मानव विज्ञान क्या है? मनुष्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो समय के साथ उनके जैविक विकास, शारीरिक लक्षणों, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ओके, तो ये बेसिकली मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट जैसे कि आपको खुद पता होगा कि इतना शॉर्ट आप नहीं लिख सकते एग्ज़ाम के अंदर, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली। ओके, उच्च पुरापाषाण काल के कलात्मक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है, ये आपको बताना है, ठीक है। गुफा चित्र वगैरह, लाइक जो उस टाइम पे केव्स वगैरह में पेंटिंग वगैरह करते थे ना, वो क्यों ज़रूरी है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है बेसिकली, ठीक है। फिर आता है फूड प्रोडक्शन लाइन से, फूड प्रोडक्शन वाले यूनिट से, कृषि की ओर संक्रमण को नवपाषाण क्रांति क्यों कहा जाता है, लाइक कि ये वो है जबकि लोग, लाइक जो पिछले टाइम पे क्या होता था, बिफोर रेवोल्यूशन लोग हंटिंग पे पूरी तरह वो थे, डिपेंड थे, ठीक है, हंटिंग पे डिपेंड थे या फिर जो जंगली चीज़ें खाया करते थे। बट आफ्टर दैट they know how to they learn how to produce food, they learn agriculture, okay, and grow gradually. Okay, question number 5 है आपका, what is the demographic hypothesis of ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, ठीक है, हिंदी में है, कृषि में संक्रमण की जनसंख्या की विकल्प क्या है, ये आपको यहाँ बताना है। ओके, कृषि के भौतिक संस्कृति को कैसे बदले। 6th क्वेश्चन, हाउ डिड एग्रीकल्चर चेंज मटेरियल कल्चर। दोस्तों, लाइक बेसिकली ये है ना कि मैं आपको एंटी एंड मूवमेंट पे सच एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और आप पढ़ भी नहीं सकते, ये आपको खुद पता है ना। सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रॉन्ज एज उर्बेनिज्म। सो आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज एज के बारे में बताना है। ब्रॉन्ज क्या था, जिससे कि लोगों ने लाइक जो भी उनके काम करने की सारी चीज़ें थी वो बनाने स्टार्ट कर दी थी। ओके, कांस्य युग की नगरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ठीक है। इसकी विशेषताओं में से उच्च जनसंख्या घनत्व, सुयोजित नगर नियोजन, विशाल वास्तुकला, लेखन प्रणाली, विशिष्ट शिल्पकला और लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क शामिल थे। लाइक ब्रॉन्ज के आने पे क्या हुआ था कि ट्रेडिशन, लाइक वहाँ पे जो था बहुत एक रेवोल्यूशन टाइप का आ गया था, ठीक है।
क्योंकि उससे पहले जो चीज़ें थी बहुत कठिन हुआ करती थी, लोगों को हर एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। ठीक है, ज़्यादातर पत्थर वगैरह के औजार हुआ करते थे, बट जबकि ब्रॉन्ज वगैरह आया, ब्रॉन्ज सिल्वर वगैरह, तो धीरे धीरे के लोगों ने उससे चीज़ें बनाने स्टार्ट कर दी, जिससे कि अब उनका काम भी आसान हो गया। 8th क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द नेचर ऑफ किंगशिप इन एंसेंट इजिप्ट। ठीक है, प्राचीन मिस्र में राजतंत्र राजा की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज द हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ द सेंग डायनेस्टी इन चाइना। सेंग डायनेस्टी के बारे में अगर आपको याद होगा तो ये वो डायनेस्टी थी जो कि चाइना के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत पुराना, वहाँ के ओल्ड सिविलाइजेशन में सबसे बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। ठीक है, रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा ग्रो कर रहा था। ठीक है, सोसाइटीज अच्छी चल रही थी, राइट। तो ये आपको बताना है। ठीक है, मिलिट्री सिस्टम वहाँ पे अच्छा था, अच्छा हो गया था। देन आपका 10th क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता के लिए नील नदी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मिस्र की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नील नदी में आने वाली वार्षिक और अनुमानित बाढ़ से खेती के लिए उपजाऊ काली मिट्टी के मिलती थी, जिसने बड़े पैमाने पे कृषि, परिवहन और एकीकृत राज्य के गठन को संभव बनाया। ठीक है, तो ये काली मिट्टी के बारे में आपको लिखना है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे जो थी, ठीक है, नाइल रिवर कहते हैं इंग्लिश में इसको। आयरन एज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, लौह युग और खानाबदोश समाज। ठीक है, हाउ डिड द एमर्ज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म एशियन सोसाइटीज़। लोहे की तकनीक के उदय के प्राचीन समाजों को कैसे बदला। ठीक है, आपको बताना, आयरन वॉज चीपर एंड स्ट्रॉन्गर देन ब्रॉन्ज। पहले क्या चलता था, पहले ब्रॉन्ज चलता था, लेकिन बाद में जब आयरन आया तो वो क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ब्रॉन्ज से, टूटता नहीं था जल्दी, बहुत हैवी होता था, तो उससे लोगों का काम और ज़्यादा आसान हो गया, हल बनाने के लिए या वो तीर धनुष बनाने के लिए, भाला बनाने के लिए, और वॉर वगैरह में तलवार, चाकू वगैरह के उस पर यूज़ होने लग गया ये सारी चीज़। ठीक है, इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, उससे कृषि विस्तार अच्छा हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर में अच्छा प्रॉफिट होने लग गया। 12th क्वेश्चन है, व्हाट वर द की सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एंसेंट नोमैडिक कम्युनिटीज़। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्राचीन खानाबदोश समुदाय की प्रमुख सामाजिक संरचनाएं क्या थी, जो कि घनिष्ठ वंश और जनजातीय संबंधों के अर्ध संरचित थे। वे गतिशील पशुपालन, अर्थव्यवस्था और बहादुरी पर आधारित तरल नेतृत्व वाले साम्यवादी ढांचे पर निर्भर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वर द मंगोल्स एंड व्हाट वाज देयर हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। द मंगोल्स वर सेंट्रल एशियन पोस्ट रॉयल nomes unified by Genghis Khan. They established the largest contiguous land empire in history, bridging ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रेड नेटवर्क। तो आपको बताना है, ठीक है, कि मंगोल जो थे मध्य एशियाई देहाती खानाबदोश थे, जिन्हें चंगेज़ खान ने एकजुट किया था। ओके, इंग्लिश में चंगेज़ लिखा हुआ है। उन्होंने इतिहास में सबसे बड़े निरंतर ज़मीनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसने पूर्वी और पश्चिमी व्यापार नेटवर्क को जोड़ा था। ठीक है, इससे पहले खानाबदोश का था, जिसमें कि आपको बेसिकली बताना है कि जब वो खानाबदोश क्या करते थे, जैसे कि वो पशुपालन करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर में अच्छे थे, एक जगह पे रहते रहते अच्छी सोसाइटी बन गई थी उनकी।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, what were the administrative features of the Sasanian empire? ओके, ये आपको बताना है। ससानी वंश, ससानी साम्राज्य के बारे में बताना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फारसी साम्राज्य के शासन की प्रकृति के संक्षेप में रूपरेखा तैयार कीजिए। एंशियंट ग्रीस से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं। प्राचीन ग्रीस में दास प्रथा की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए, पक्का आएगा, ठीक है, किसी न किसी तरह से ज़रूर आएगा। सो प्राचीन ग्रीस एक दास समाज था जहां दासों को संपत्ति माना जाता था। उन्होंने खनन, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में बुनियादी श्रम प्रदान किया, जिससे नागरिकों को राजनीति के लिए फुर्सत का समय मिला। तो यहाँ पे दास प्रथा को बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि पहले के टाइम पे दास क्या होते थे, एज अ लाइक लेन देन की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। अगर किसी के अच्छे रिश्ते बनाने हैं, कुछ भी है, तो उनको दास गिफ्ट कर दिए, इस टाइप से होता था। तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी देखी जाए तो। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एथेंस और स्पार्टा की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करने आपको, कि ये सारी चीज़ मैं आपको ना ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड है, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए। ग्रीक दर्शन के बारे में आप याद कर सकते हैं। ग्रीक दर्शन जो थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने मानव ध्यान को पौराणिक व्याख्याओं से हटाकर प्रकृति और नैतिकता के बारे में तर्क और व्यवस्थित वैज्ञानिक जांच की ओर मोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द अगोरा इन अ ग्रीक सिटी स्टेट पॉलिस? ये भी पढ़ चुके हैं हम। एंड फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट लेड द डिक्लाइन ऑफ द ग्रीक सिटी स्टेट्स? ग्रीक नगर राज्यों के पतन के क्या कारण थे? ये आपको लिखना है। निरंतर आंतरिक संघर्षों, मुख्य रूप से एथेंस और स्पार्टा के बीच विनाशकारी पेलोपोनेस युद्ध हुआ, ठीक है। इस क्षेत्र को कमज़ोर कर दिया, जिससे कि ये फिलिप द्वितीय और सिकंदर के तहत मैसेडोनिया विजय के प्रति संवेदनशील हो गया। ये आपको बताना है। बेसिकली मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, है ना, और ये मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको किसी भी टाइम पर, ओके। बिफोर एग्ज़ाम यू कैन टेक इट विथ यू, तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं, बाकी ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका, ओके। Let's see you in the next video. Thank you for now. Thank you for watching.